All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द हड़प्पन कल्चर। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देख लें इसे पढ़ने से पहले। तो उस वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था, दूसरा पढ़ा था टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर क्या थे वहाँ के, तीसरा था कि क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था और कौन कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे, और जो फोर्थ था वो पढ़ा था हम लोगों ने वहाँ के टेक्नोलॉजीज़ और क्राफ्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ कौन सा ट्रेड प्रैक्टिस होता था, क्या इकोनॉमी थी, किस तरीके से इकोनॉमी चलता था, इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या थे, कौन कौन से रिलीजन थे या नहीं थे, ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है, कितना उसके डिसिफर मतलब क्या डिसिफर हुआ है, नहीं हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ है, इसके अलावा कब ओरिजिनेट किया, उसका मैच्योर फेज़ क्या था और उसका डिक्लाइन या एंड कब हुआ, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ट्रेड एंड इकोनॉमी। वहाँ हम लोगों को सील्स देखने को मिला है। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट था, जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रीजन है, सब में एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है। ऐसा नहीं कि मोहनजोदारो में अलग था या फिर हड़प्पा में जो सील्स मिले वो अलग थे, सब इन सब के स्क्रिप्ट सेम थे। तो सील्स का प्रेजेंस होना, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होना, साथ में वेट्स एंड मेजर्स रेगुलेटेड थे हर जगह, ठीक है, एक बड़े एरिया में। तो ये सब दिखाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे उनकी ज़िंदगी में जो ट्रेड था वो कितना इम्पॉर्टेंट या कितना इम्पोर्टेंस रखता था। वो लोग ट्रेड जो करते थे वो स्टोन्स का करते थे, जो स्पेशल स्टोन्स होते हैं, जैसे कि लेपिस lazuli है ना, एक ब्लू स्टोन होगा, आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी में भी देखा होगा। इसके अलावा कुछ मेटल्स थे उसका ट्रेडिंग करते थे। इसके अलावा जो शेल्स थे, कॉरी जिसे कहते हैं ना, हम लोग जानते होंगे, जो सी शेल होता है जो समुद्री किनारे पे हम लोगों को देखने को मिलता है, कॉरी जो होता है, उन सब चीज़ों का व्यापार करते थे। वो लोग जो है वो सिक्का नहीं यूज़ करते थे, मेटल मनी एकदम यूज़ नहीं करते थे उनका, बल्कि ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था। बार्टर सिस्टम हम लोग जानते हैं वो सिस्टम होता है, हम लोगों ने देखा भी होगा हमारे शहरों में, गाँव में बहुत पहले। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ बेचने वाला आया तो हम लोग क्या करते थे कि अपने घर का कुछ सामान जैसे गेहूँ, चावल ये देते थे, बदले में बर्फ़ ले लेते थे, चॉकलेट से ले लेते थे। तो ये सिस्टम जो होता है, एक्सचेंजेस करते हैं हम लोग मटेरियल्स का, ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो वो लोग भी इसी सिस्टम को फॉलो किया करते थे। वो लोग अरेबियन सी में काफ़ी नेविगेशन किया करते थे। नेविगेशन मतलब अरेबियन सी का में घूमना फिरना, ये सब है ना। तो ये दिखाता है कि अगर अरेबियन सी में वो नेविगेशन किया करते थे, इसका मतलब वो ज़रूरी समुद्री रास्ते को जानते होंगे और अच्छे से ट्रेड करते होंगे, जो कि हम लोग जानेंगे भी कि इनफैक्ट वो जानते थे, है ना। तो वो लोग बोट्स का यूज़ किया करते थे। दैट मीन्स कि वो लोग कनेक्टेड थे मेसोपोटामिया और जो सुमेरियन रीजन से, इजिप्शियन से, उन लोगों से कनेक्टेड थे। तो बोट्स के थ्रू वो ट्रेड किया करते थे उन रीजन्स में। इसके अलावा वो बैलगाड़ी यूज़ किया करते थे, जिनमें व्हील्स जो होते थे वो सॉलिड होते थे। सॉलिड व्हील मतलब पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ व्हील, ठीक, कंप्लीट, कोई स्पोक्स नहीं। इसके अलावा वो लोग इक्का यूज़ किया करते थे। इक्का जो होता है एक घोड़े का बना हुआ तांगा होता है, सिर्फ एक ही घोड़ा उस तांगे को खींच रहा होता है, लेकिन उनके व्हील्स याद रखिएगा स्पोक्ड व्हील नहीं हुआ करते थे, विदाउट स्पोक्ड व्हील्स, ठीक है। तो कंप्लीट सॉलिड व्हील्स हुआ करते थे। उन लोगों ने नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान मतलब अफ़गानिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे एक ट्रेडिंग कॉलोनी इस्टेब्लिश किया हुआ था, सेट किया हुआ था, ताकि वहाँ से वो सेंट्रल एशिया, जो उज़्बेकिस्तान तजिकिस्तान वाला रूट है ना, सेंट्रल एशिया में ट्रेड कर सकें, टू फैसिलिटेट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसके अलावा वो मेसोपोटामिया, जैसे अभी मैंने कहा मेसोपोटामिया जो एंशिएंट इजिप्ट था, इन दोनों से भी कनेक्शन था उनका। तो वो मेसोपोटामिया में भी ट्रेड किया करते थे, चूँकि वहाँ पे बहुत सारे हड़प्पन सील्स पाए गए हैं, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स हैं वो पाए गए हैं। इसके अलावा जो इंडस वैली पीपल थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उन्होंने जो मेसोपोटामियन कॉस्मेटिक्स था, वहाँ का जो भी है ना, क्रीम हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, जो भी उस टाइम का जो भी चीज़ था कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, वो सारा वहाँ से कॉपी किया था। इसके अलावा ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड मतलब काफ़ी दूरी तक का ट्रेड है ना। ऐसा नहीं कि बस एक शहर से दूसरे छोटे शहर आसपास के गाँव में ट्रेड करते थे, नहीं, बल्कि दूर दूर तक, कई हज़ार किलोमीटर्स तक जाते थे ट्रेड करने के लिए। वो किस चीज़ में?
तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वो लोग लेपिस लेजुली में क्या करते थे। लेपिस लेजुली जो है एक ब्लू कलर का स्टोन जो मैंने पहले भी बताया है ना, उसमें वो लोग उस चीज़ का वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। अब ये जो पत्थर है, ब्लू पत्थर, एक तरह से जेम स्टोन है ना, कीमती पत्थर है, ये बहुत महंगा होता है। उस टाइम पे तो महंगा होता होगा और भी, तो सिर्फ और सिर्फ जो रूलिंग क्लास थे, जो ज़्यादा अमीर थे, वही लोग यूज़ किया कर सकते थे इसको। तो ये जो है लेपिस लेजुली, ये दिखाता है रूलिंग क्लास के सोशल प्रेस्टीज को। इसके अलावा हम लोग थोड़ा जानते हैं जो सुमेरियन इंस्क्रिप्शंस हैं, ये कह दें कि जो लिखावटें हैं, जहाँ जहाँ पत्थरों पे या फिर कपड़ों पे लिखावटें हैं, सुमेरियन रेफरेंसेस जो हैं, सुमेरिया में दिलमन एक रेफरेंस है जो कि अंदाज़ा लगाया जाता है अभी के बहरौन को वो लोग दिलमन कहा करते थे। इसके अलावा ओमन को मकान कहा करते थे, और मेलूहा, याद रखिएगा मेलूहा, इंदस रीजन को मेलूहा कहा जाता था, है ना, सुमेरिया में, जो कि एंशंट इजिप्शियन, है ना, या एंशंट इजिप्ट का कल्चर है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो इंडस वैली का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, वहाँ कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उसको थोड़ा बहुत जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा है कि हड़प्पन जितने भी साइट्स हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, धोलावीरा हो, जितने भी साइट्स हैं, वहाँ पे कहीं भी कोई मंदिर टाइप से पाया नहीं गया है जिसमें भगवान को रख के पूजा की जाती हो या कुछ भी। इसके तो ये चीज़ एक दिखाता है, मंदिर का नहीं है ना, ये दिखाता है कि समाज में जो पुजारी लोग थे, प्रीस्ट थे, उनका बहुत बड़ा रोल नहीं था। वो एक रूलिंग क्लास नहीं थे, या ये कहते हैं कि रूलिंग क्लास को डोमिनेट करने वाले क्लास नहीं थे। ये चीज़ दिखाता है। तो इससे यही समझ में आया कि प्रीस्ट्स वर नॉट रूलिंग, है ना। लेकिन एक बात यहाँ से याद रखिए, कनेक्ट कीजिए कि मेसोपोटामिया के जो लोअर मेसोपोटामिया है, निचले भाग का जो मेसोपोटामिया है, वहाँ पे प्रीस्ट रूल करते थे, शासन किया करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये चीज़ डिफरेंस देखा जाता है, जो कि लोअर मेसोपोटामिया के सिटीज़ से डिफरेंट है। लेकिन लोथल में हम लोगों को जो फायर कल्ट है, या ये कहते हैं कि फायर अल्टार मतलब अग्नि कुंड कह सकते हैं एक तरह से, उसमें ये चीज़ हमें बताया जाता है। लेकिन ये भी पाया गया है वहाँ के लेटर फेज़ में, कहने का मतलब है जो मोर डेवलप्ड फेज़ था नहीं, बल्कि उसके बाद वाले फेज़ में ये दिखाता है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ मतलब आग की पूजा हुआ करती थी बाद के फेज़ में। लेकिन फिर भी कोई भी टेम्पल इस चीज़ के लिए नहीं पाया गया, चाहे आग की पूजा क्यों ना की जा रही हो, लेकिन कोई भी टेम्पल में पूजा नहीं हो रही थी। थोड़ा बहुत, है ना, अग्निकुंडी जो थोड़ा बहुत देखा गया है वही। इसके अलावा आईवीसी का एक ख़ास बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि वहाँ पे किसी भी टाइप का जो धर्म है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। वो जो है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स, ट्रेडिंग एक तरह से कह सकते हैं कल्चर थे, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पे है ना बेस्ड था, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स पे ही ध्यान देते थे, ट्रेड्स पे ध्यान दिया करते थे। उसमें उन लोगों में कोई भी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जीत लें, एक दूसरे राज्य पे हमला कर दें, सब नहीं देखा जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी वेपन्स नहीं मिला है, एज द लैक इन वेपन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। तो ये दिखाता है चूँकि वेपन्स नहीं है तो उन लोगों को कॉन्क्वेस्ट का कोई लेना देना नहीं था, जीत हार से कोई लेना देना नहीं था। तो ये बताता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इनके जो सिटीज़ थे, वो चांसेस हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो, है ना, मर्चेंट्स के एक ग्रुप के द्वारा रूल किए जाते होंगे, है ना। दे वर पॉसिबली रूल्ड बाय ए क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईवीसी के बारे में, जो है रिलीजन। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली कौन से भगवान पूजे जाते थे या वहाँ का क्या धर्म था, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग अभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टेराकोटा का बना हुआ बहुत सारा फिगराइंस है विमेन का, कहने का मतलब औरतों के शेप का टेराकोटा का बना हुआ फिगराइन वहाँ पे बहुत सारा पाया गया है ना। न्यूमरस टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमेन हैव बीन फाउंड। इसके अलावा वो लोग अर्थ को, जो पृथ्वी है, जो धरती है, इनफैक्ट पृथ्वी का कंसेप्ट नहीं ही होगा उन लोगों के पास, धरती को ना फर्टिलिटी गॉडेस की तरह पूजा करते थे। फर्टिलिटी गॉडेस कहने का मतलब कि जन्म की माता कह दो एक तरह से, है ना, जन्म की देवी की तरह से पूजा करते थे। ठीक वैसे ही जैसे कि इजिप्शियंस जो थे वो आइसिस, मतलब जो रिवर नील है, उसको पूजा करते थे, वैसे ही आईवीसी के पीपल
अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस की तरह पूजा करते थे। इसके अलावा वहाँ पे एक मेल डीएटी है। मेल डीएटी मतलब कहते हैं कि पुरुष भगवान या देव कहते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं देव, गॉड एक तरह से ना, वो दिखाया गया है। एक सीट पे बैठा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है, वो इमेज है, सीट पे बैठा हुआ है। इसके अलावा इसके 3 सिंग है ना, 3 हॉर्न हेड्स हैं। कहने का मतलब 3 सिंग वाले हेड हैं, सर हैं, और वो एक योगी के पोस्चर में बैठा हुआ है, मतलब दोनों पैर को समेट करके दोनों हाथ घुटनों पे रखा हुआ, जो एक योगी का पोज होता है उस पोज में वो बैठा हुआ है। उसके मतलब वो जो है एलिफेंट के, मतलब उसके बगल में एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसेरस है और एक भैंस है ना। तो याद रखिएगा जो सराउंड किया हुआ है, सराउंडिंग जो एनिमल्स हैं उसके, वो एलिफेंट, टाइगर और राइनोसोरस। इसके अलावा एक जो भैंस है, बफलो, वो उसके थ्रोन के जस्ट नीचे है और 2 हिरन हैं जो कि उसके पैर के पास है। तो ये थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है पशुपति को। एक तरह से हम लोग कहते भी हैं उस सील को, वो जो सील पाया गया जिसमें इमेज है पशुपति शील। पशुपति जो है आप लोग को पता होगा लॉर्ड शिवा का रूप है, तो हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। बट चूंकि कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली क्या हुआ है, तो हम लोग किसी भी फैसले पे जाने से पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, स्क्रिप्ट उनका हमें अभी तक पता नहीं चला है सही से। इसके अलावा जो फेलस हैं, फेलस कहते हैं जो पुरुषों का जो लिंग होता है, उस टाइप का बहुत सारा सिम्बॉल्स पाया गया है। और जो फीमेल, जो महिलाओं का जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, गुप्तांग है, उन सब का भी बहुत सारा इमेजेस या ये कहते हैं कि पत्थर का बना हुआ शेप्स, वो सब पाया गया। तो ज़रूर ये लोग इन सब चीज़ों को या तो पूजते होंगे। ऑब्वियसली कई हम लोग जानते हैं अभी भी कई देशों में जो लिंग है उनकी पूजा होती है, और हमारे इंडिया में भी शिवलिंग की पूजा होती है। तो वो वहाँ पे वो सब चीज़ पाया गया है। इसके अलावा जो इंडस पीपल के, इंडस वैली के जो लोग थे, वो गॉड्स को ट्रीज़ के फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में और ह्यूमन बीइंग्स के फॉर्म में पूजा करते थे, जो कि अभी भी हम लोग जानते हैं। जो हिंदू धर्म है उसमें भगवानों का है ना कई सारा रूप है, कुछ एनिमल्स के भी फॉर्म में है, कुछ ह्यूमन के भी फॉर्म्स में है। तो उस टाइम पे भी पेड़ के फॉर्म में, जो भी उनके सराउंडिंग्स थे उसके फॉर्म में पूजते थे। पीपल तब भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेड़ माना जाता था। और जानवरों में जो 1 हॉर्न यूनिकॉर्न है, जिसका एक सींग होता था। यूनिकॉर्न हमको पता है कि एक फिक्शनल जीव है, एक तरह समझ लिए घोड़ा की तरह होता है, और उसके सर पे एक सींग, बीच से एक सींग निकला हुआ होता है। तो हम लोग को पता है ये फिक्शनल है, ये रियल है नहीं। तो हो सकता है कि वो लोग राइनोसोरस को है ना इस तरीके से डिपिक्ट करते हों। और जो बुल है, जो सांड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पीपल आज भी इम्पॉर्टेंट है, और जो सांड है वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। हम लोग क्या कहते हैं हिंदू धर्म में उसे रिलीजियस सिम्बॉल्स है, या रिलीजियस एनिमल्स एंड प्लांट है ये लोग पीपल और हम बुल। लेकिन वहाँ एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 हॉर्न यूनिकॉर्न, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग राइनोसोरस को डिपिक्ट करते होंगे इस तरीके से। इसके अलावा वो गॉड्स को टेम्पल्स में नहीं रखते थे। जो भी उनका भगवान, एक मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो वो लोग गॉड्स को टेम्पल्स में नहीं रखते थे। मंदिरों, चूँकि मंदिर पाया नहीं गया है, तो मंदिर में इनफैक्ट वो मंदिर बनाकर किसी भगवान को उसमें रख के पूजते नहीं थे, जो कि हम लोग को पता है इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। इजिप्ट और मेसोपोटामिया में टेम्पल्स हुआ करते थे गॉड्स के, और उनमें गॉड्स को पूजा जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं है। इसके अलावा वो लोग घोस्ट्स में, भूतों में, प्रेतों में और बुरी है ना आत्माओं में विश्वास रखते थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे जो बाजूबंद हैं, जिनको एम्यूलेट्स कहते हैं या तावीज़ कह लें, वो बहुत सारा वहाँ पे पाया गया। तो इसका मतलब ज़रूर वो एविल फोर्सेस, बुरी चीज़ों में या बुरी नज़र जैसी चीज़ों में है ना विश्वास रखते होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हड़प्पा का जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हम लोग को पता है अभी तक उसका जो डिसिफरमेंट है, उसके जो मीनिंग्स है वो नहीं निकाले जा चुके हैं, मतलब जा सके हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, ये इनका अपना है। किसी को देखकर, किसी दूसरे कल्चर को देखकर, उनके कुछ लेटर्स को लेकर के मॉडिफाई करके, ऐसा कुछ नहीं। इनका अपना है ना राइटिंग का इन्वेंशन है, मतलब राइटिंग स्क्रिप्ट लिखने का तरीका है, अपना स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसके अलावा
कहीं ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, क्योंकि हम लोग को पता है डेसिफरमेंट एक प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग है ना एक अननोन लैंग्वेज को एक नोन लैंग्वेज के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं अशोका का जितना भी हम लोगों को जो पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिला या फिर स्टोन्स पे देखने को मिला, एडिक्ट्स जिसको कहते हैं, स्टोन एडिक्ट्स, उन सब पे हम लोग देखते थे कि 2 या 3 लैंग्वेज हुआ करता था। जैसे कि मान लो एक ग्रीक लैंग्वेज था और बाकी जो पाली था या ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ लैंग्वेज था वहाँ का जो उस टाइम पे अशोका के टाइम पे यूज़ हुआ करता होगा यहाँ पे, वो अननोन था, हम लोग नहीं जानते थे। तो हम लोग ग्रीक जानते थे, तो ग्रीक से रिलेट करके हम लोगों ने उस अननोन लैंग्वेज के बारे में पता किया। इसी मेथड को डेसिफरमेंट कहते हैं। तो अभी तक इस स्क्रिप्ट का कोई डेसिफरमेंट नहीं हो पाया, किसी भी तरह का डेसिफरिंग पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि हम लोगों को डेसिफर करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को डेसिफर करने के लिए 2 लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, एक नोन होना चाहिए और एक अननोन होना चाहिए। हम लोग को जितना भी हड़प्पन स्क्रिप्ट मिला है वो हमेशा अकेला मिला, तो अकेला मिला तो हम कह नहीं सकते कि वो एक्चुअली में क्या लिखा गया। नियरली 4000 स्पेसिमेंस, 4000 ऐसी चीज़ें मिली हैं जिस पे कि इंस्क्रिप्शंस गड़े हुए हैं, जैसे कि सील्स हैं और कुछ अलग अलग पत्थर के बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम लोगों को हड़प्पा का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जो इजिप्शियंस थे और मेसोपोटामियंस थे वो लोग जो है लंबे लंबे इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे। ये हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, जो हड़प्पा कल्चर में जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं, लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस नहीं है। तो अनलाइक इजिप्शियंस एंड मेसोपोटामियंस दे डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस, बहुत शॉर्ट है ना। ऐसा लगता है जैसे आधे सेंटेंसेस का, एक सेंटेंस का लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शंस है, तो लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस नहीं है। टोटल 250 से 400 पिक्टोग्राफ्स हैं। पिक्टोग्राफ्स कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने हिरन बना दिया, दिखाता है, तो पिक्चर्स के फॉर्म में जब हम लोग किसी चीज़ को कह रहे होते हैं या इशारे मतलब बता रहे होते हैं तो वो पिक्टोग्राफ्स कहलाता है। तो 250 से 400 पिक्टोग्राफ्स हम लोगों को अभी तक है ना मिला है, जहाँ पे हर लेटर जो है वो किसी न किसी साउंड को या आइडिया को या ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। याद रखिएगा, साउंड को, आवाज़ को। जैसे मान लीजिए एक इमेज ऐसा है, ठीक है, एक इमेज ऐसा करके है और हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। तो हो सकता है कि ये व्हील को दिखा रहा हो या किसी और चीज़ को दिखा रहा हो, तो हर लेटर, ये इसको अगर एक लेटर मान लीजिए तो हर लेटर किसी न किसी साउंड को बता रहा होगा, या तो आइडिया को बता रहा होगा या तो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि कन्फर्म उस तरीके से लेटर्स नहीं लिखे जाते, पिक्चर्स के फॉर्म में लेटर्स हैं। और ये अपने आप में इंडिजीनियस है, मतलब अपना खुद का बनाया हुआ है। ठीक है, किसी भी टाइप का, किसी वेस्टर्न एशियन स्क्रिप्ट से, वेस्टर्न एशिया के किसी भी स्क्रिप्ट से इसका मेल नहीं खाता है ये। तो ये हमारे लोगों का या कहते हैं कि जो इंडस वैली पीपल हैं उनका अपना इजाद था। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ, वो उसका मैच्योर फेज़ में क्या क्या उसके कैरेक्टर्स थे, इसके अलावा वो डिक्लाइन कैसे हुआ और कब हुआ। तो एक चीज़ याद रखिए हमेशा कि इसका जो ओरिजिन है, कब हुआ, कैसे हुआ, और इसका जो एंड है कि एंड कैसे हुआ, बहुत ही मुश्किल है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंदाज़े लगाए गए हैं। सच्चाई हकीकत किसी को नहीं पता, क्योंकि जब तक उसका लैंग्वेज नहीं पता चलेगा हम लोग कुछ भी उनके बारे में नहीं पता कर सकते। स्क्रिप्ट डिसिफर ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं जान सकते। इसके अलावा उस टाइम का कोई भी एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला है, अचानक से वो लुप्त हो गए। कोई ऐसे जनरली मान लीजिए कोई भी चीज़ लुप्त होती है तो सबसे पहले शुरू होता है उनका विलुप्त होना, विलुप्ति का शुरुआत होता है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होता है। तो धीरे धीरे जब ख़त्म होता है तो हम लोग जो है वो उल्टा ट्रेस कर सकते हैं कि पहले ये हुआ होगा, फिर ये। इसका क्या है कि अचानक से बसे बसाए लोग थे, वहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ थे, अचानक से फिर गायब है। उसके बाद 500 ईयर्स तक का कोई इतिहास हमारे पास नहीं। तो इसका ओरिजिन और एंड बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने के लिए। इसको 3 फेज़ में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज़ है अर्ली हड़प्पन फेज़, जो शुरू में हड़प्पा जो सिटीज़ थे वो डेवलप, मतलब सेटलमेंट्स स्टार्ट हो गए, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। दूसरा होगा मैच्योर,
तीसरा होगा लेट हड़प्पन फेज़, उसके बाद फिर हम लोग उसके एंड को पढ़ेंगे। तो अर्ली हड़प्पन फेज़ का जो कैरेक्टर्स है, जिसको हाकरा फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि वो घग्गर और हाकरा रिवर वैली में शुरू हुआ था। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वहाँ की अथॉरिटी जो थी वो सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी कहने का मतलब जितने भी फैसले थे या जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो एक ग्रुप के लोगों या फिर ये कहते एक लोगों का ग्रुप या एक इंसान के हाथ में हुआ करता था। वहाँ से अर्बन लाइफ स्टार्ट। शुरुआत में सेटलमेंट्स ऑब्वियसली जो होगा वो क्या होगा, वो रूरल होगा। धीरे धीरे वो सिटीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा। तो अर्बन लाइफ यहाँ पे शुरू होना मतलब अर्बन लाइफ बढ़ना स्टार्ट कर चुका है। इसके अलावा ट्रेड नेटवर्क्स इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, मतलब यहाँ से ट्रेड नेटवर्क्स स्टार्ट हो चुका, अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका होगा। और जो क्रॉप्स थे, जो फसल थे, उनकी भी खेती स्टार्ट हो चुकी है। तो अर्ली हड़प्पन फेज़ में ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज़। मैच्योर हड़प्पन फेज़ जितना भी हम लोग कैरेक्टर्स अभी पढ़े हैं सिटीज़ का पहले पार्ट में, वो सारे मैच्योर हड़प्पन फेज़ के बारे में भी है। जितने भी हम लोग पढ़े हैं, जो पहले वीडियो में हम लोगों ने जितने भी टाउन डेवलपमेंट्स और जो भी चीज़ों को पढ़ा है वो मैच्योर फेज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मोस्ट ऑफ देम आर मैच्योर, मोस्ट ऑफ देम इंडिकेट मैच्योर फेज़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बस कुछ चीज़ों को देखेंगे। जैसे जो कोट डीजी है, कोट डीजी जो एक सेटलमेंट है, वो दिखाता है कि यहीं से मैच्योर फेज़ स्टार्ट हो गया है ना। मैच्योर हड़प्पन फेज़ का स्टार्ट कोट डीजी उसको मतलब रिप्रेजेंट करता है कि यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। वहाँ का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख के लगता है कि अच्छा अब जो है अर्ली हड़प्पन फेज़ ख़त्म हो चुका है, ट्रेड्स स्टार्ट हो चुके हैं अच्छे से, कई चीज़ों की खेती हो रही है, कई जानवरों को पाला जा रहा है ना, सिटीज़ के प्लानिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो देख कर लगता है, क्योंकि फुल्ली प्लान्ड सिटी नहीं है कोट डीजी और ना ही फुल्ली रूरल है, तो ना फुल्ली रूरल है ना ही फुल्ली अर्बन है, तो ये दिखाता है कि ये हर अर्ली से मैच्योर की तरफ जा रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा जो पहले के जो सिटीज़ थे जो कि थोड़ा रूरल थे, मतलब ज़्यादा रूरल थे, थोड़ा अर्बन थे, अब वो धीरे धीरे लार्ज अर्बन सेंटर्स में कन्वर्ट होते चले गए इस फेज़ के दौरान। हमेशा याद रखिएगा इन डेट्स को। जैसे अर्ली हड़प्पन फेज़ जो है वो 3300 BCE से 2600 BCE के बीच में है, और 2600 BCE से 1900 BCE के बीच में मैच्योर हड़प्पन फेज़ है। मैच्योर हड़प्पन फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अराउंड 3300 है ना, इसका ओरिजिन हुआ होगा। तो मैच्योर हड़प्पन फेज़ का एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने भी लाइफ स्टाइल, लोगों का जीवन, वो कौन से खाना खाते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे, क्या क्या उपजाते होंगे, कैसे ट्रेड करते होंगे, वो सारा का सारा सारे सिटीज़ में, जितने अर्बन सिटीज़ हैं हड़प्पा के सारे इस फेज़ में यूनिफॉर्म लाइफ स्टाइल शो करते हैं। सेम टूल्स, एक ही हथियार यूज़ करते हैं, जितने भी औजार हैं वो एक ही तरह के हैं, जितने हथियार हैं वो एक ही तरह के हैं, जितने सील्स हैं। तो एक यूनिफॉर्म लाइफ स्टाइल को दिखाता है कि हर जगह जितनी भी सिटीज़ हैं इंडस वैली में, इस फेज़ में सब में एक यूनिफॉर्म, मतलब सेम टू सेम लाइफ स्टाइल फॉलो किया जा रहा है। अब आता है लेट हड़प्पन फेज़, जो कि अराउंड 1900 BC से स्टार्ट होके 1300 BC के तक जाते जाते एंड हो गया। इसका पहचान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है इसमें, याद रखिएगा कि जो यूनिफॉर्म लाइफ स्टाइल था वो डिसअपियर हो गया, होमोजेनिटी डिसअपियर्ड, गायब हो गया। ठीक है, अब जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लाइफ स्टाइल्स आ चुके हैं, काम आ चुके हैं। तो शार्प स्टाइलिश डाइवर्सिटी इज़ फाउंड। इसके अलावा इस फेज़ को सब इंडस कल्चर भी कहते हैं। अब ये इंडस कल्चर नहीं रहा, सब इंडस कल्चर हो गया। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड मेटल वर्क्स, जो कह सकते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस जो होते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक सोनार हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से है ना गोल्ड स्मिथ की कला नहीं आती है, तो आप बहुत अच्छा सोना का डिज़ाइन नहीं बना सकते, ईयर रिंग्स नहीं बना सकते, बहुत रफ डिज़ाइन होगा, बहुत सिंपल डिज़ाइन होगा। तो ये दिखाता, उस टाइम के जो भी मेटल वर्क्स हम लोगों को मिले वो कॉम्प्लिकेट डिज़ाइन नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब धीरे धीरे ये सारा बिजनेस धीरे धीरे एंड होने की तरफ जा रहा है। तो ये लेट हड़प्पन फेज़ है।
ज़्यादातर एग्रीकल्चर हो रहा है, जानवर पाले जा रहे हैं, शिकार किए जा रहे हैं, मछलियों को मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। तो ये दिखा रहा है धीरे धीरे रूरल की तरफ जा रहे हैं, अर्बन से। तो ये डिक्लाइन की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसलिए ये लेट हड़प्पन फेज़ है। इसके अलावा बहुत सारे इस टाइम के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कहने का मतलब टूल्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, है ना, वो आहार, जोरवे और मालवा कल्चर्स में भी होते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं। हम लोग चाल्कोलिथिक कल्चर्स में देखें इससे पहले के वीडियोस में, इससे पहले के चैप्टर में कि वहाँ पे आहार, जोरवे और मालवा कल्चर जो मैंने पढ़ाया है, वहाँ बताया है कि हड़प्पन एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिक्स हुआ है, बहुत ही मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छे से घुला मिला है, या फिर ये कह सकते थे कि हड़प्पा फेज़ जोरवे या मालवा कल्चर में बदल गया, ऐसा नहीं। बहुत छोटा छोटा सा कनेक्शन है। तो एक किसी भी तरह का हम लोग जो कह सकते हैं कि कंक्लूजन निकाल लें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो स्वाट वैली है पाकिस्तान का, उसको जो लेट हड़प्पन कल्चर है उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। स्वाट वैली पाकिस्तान नाम याद रखिएगा। ये लेट हड़प्पन कल्चर का नॉर्दर्न मोस्ट आउटपोस्ट है या पॉइंट है। जो पॉटरी डिज़ाइंस थे, जो बर्तनों पे जो कलाएँ होती थी, जो डिज़ाइंस हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा, जो डिज़ाइंस हुआ करते थे वो बहुत इंट्रिकेट हुआ करते थे मैच्योर फेज़ में। अब क्या है, लेट हड़प्पन फेज़ में वो सिंपल हो चुके हैं, बहुत ही सादा सिंपल डिज़ाइंस, है ना, रोज़ एंड कॉलम्स के हिसाब से। इस फेज़ में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया जिसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि ये वेट की तरह से काम करता होगा या मेज़रमेंट में हेल्प करता होगा, जैसे स्केल्स हो गया, ठीक है, या फिर पत्थर का बना हुआ स्क्वायर शेप, क्यूब शेप्ड कोई स्ट्रक्चर हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तरह का टेराकोटा का बना हुआ खिलौना या फिर फिगराइंस, है ना, मूर्तियाँ नहीं पाई जाती हैं इस फेज़ में। इस फेज़ को डेट करने वाली कोई भी मूर्तियाँ नहीं हैं। ट्रेड जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ट्रेड करने वाले जितने भी सामान थे, जिनका ट्रेड हुआ करता होगा, मतलब जिन्हें ट्रेडाइट्स कहते हैं, वो या तो एब्सेंट हैं, या तो मिले ही नहीं हैं, या तो बहुत कम, किसी किसी साइट पे बहुत कम है, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जॉटिक टूल्स हैं, पॉटरी एग्जॉटिक टूल्स, जो कहने का मतलब वो टूल्स, वो औजार या वो पॉटरी बर्तनें जो कि इंडस वैली की नहीं हैं, बाहर की हैं, वो भी यहाँ पे पाई जा रही हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पलायन हो रहा है इन लोगों का या दूसरे लोगों का यहाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत वायलेंस का साइन, कहने का मतलब मारपीट का साइन मोहनजोदारो में देखने को मिलता है। इसलिए मोहनजोदारो का लिटरल मीनिंग भी था, है ना, माउंटेन ऑफ डेड कह सकते हैं एक तरह से, माउंड ऑफ डेड, है ना। चूँकि वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स पाए गए तो देखते ही उसका नाम पड़ा कि माउंड ऑफ डेड, कह सकते हैं कि कंकालों का टीला। तो वहाँ पे वायलेंस देखने को मिलता है, हर जगह नहीं, इंडस वैली के सिविलाइजेशन के हर सिटीज़ में नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदारो में थोड़ा बहुत वायलेंस का देखा गया। कहने का मतलब कंकाल पाए गए एक बड़े स्केल पे, तो हुआ कि हाँ यहाँ मारपीट हुआ है। इसके अलावा ज्वेलरी कहने का मतलब जो भी आभूषण, अब ये आभूषण का मतलब सोना और हीरा ही नहीं समझिएगा, उस टाइम पे आभूषण पत्थर भी थे, क्या कहते हैं, इसके अलावा जो कौड़ी थे वो भी थे, पत्थर के बने हुए सामान सब भी होंगे, कॉपर के बने हुए सामान सब भी होंगे। तो ये सब ज्वेलरी जो है उनका भी बहुत बड़े अमाउंट में एक जगह पे ग्रुप फॉर्म में पाया गया है। इसके अलावा स्कल्स का भी ग्रुप मतलब ढेर पाया गया है। ये दिखाता है, जब आपको पता होगा जब भी कभी हमला होता है, लड़ाई होती है, तो लोगों के सामानों को खींच करके एक जगह रखा जाता है, जब लूटा जाता है, समेटा जाता है, तो हमले में जो जीतता है वो हारने वाले लोगों से सारा सामान लेकर के एक जगह रखता है। तो ज्वेलरी का वहाँ पे टीला होना या फिर जो कंकाल है, खोपड़ी हैं, स्कल्स हैं, उनका टीला होने दिखाता है थोड़ा बहुत वहाँ वायलेंस हुआ होगा। कई साइट्स पे जो पॉटरी पाए गए हैं वो वैदिक पीपल को रिलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब जो आर्यंस का आना हुआ है, आर्यन से रिलेटेड जो भी पॉटरी हैं वो कई हड़प्पन साइट्स पे पाए गए हैं। तो ये दिखाता है कि हड़प्पन पॉटरी के साथ अगर वैदिक पीपल या वैदिक पॉटरी पाया गया तो मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कांटेक्ट हुआ है। लेकिन किसी भी तरह का एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला है जो कि दिखाता है कि एक बड़े लेवल पे
जो आर्यंस थे उनका और हड़प्पन्स का, जो मेच्योर फेज़ के जो हड़प्पन्स थे उनका आपस में कोई भिड़ंत हुआ। कोई भी मास स्केल कन्फ्रंटेशन नहीं देखा गया, कोई भी एविडेंस है ही नहीं जो इस बात को कहता हो। तो कहीं भी अगर ये कहा गया कि आर्यंस आके इंदस वैली के लोगों को ख़त्म कर दिए और कब्ज़ा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के बीच कोई मास लेवल कभी भी कन्फ्रंटेशन एक मास स्केल पे हुआ है नहीं। इन दोनों के एडवेंट में भी थोड़ा गैप है, ठीक है, 300-400 साल का गैप है। तो शुरू में कुछ आर्यंस आए होंगे ऑब्वियसली, चूँकि उस टाइम पे नोमैडिक कल्चर रहा था कि कोई किसी का भी ज़मीन फिक्स नहीं था कि ये देश है वो देश है, तो सब लोग घूमते होंगे, तो उस तरह कॉन्टेक्ट है, थोड़ा बहुत ही मिक्सचर दिखा है, तो वो नॉर्मल हो सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक और हम लोगों का इस वीडियो का और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा वो होगा डिक्लाइन, कि ये ख़त्म हुआ, कब स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। डिक्लाइन जो है, इसका जो डिक्लाइन है वो 1800 BC के अराउंड स्टार्ट हो चुका था। सिटीज़, बहुत सारे सिटीज़ खाली हो गए थे, खंडर हो गए थे, लोग छोड़कर चले गए थे, है ना, इस टाइम तक। इसके अलावा जो हड़प्पन कल्चर था, जो बड़े शहरों का, जो लार्ज अर्बन सिटीज़ थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, उन जगहों वो सारे सिटीज़ के जो भी कल्चर्स थे वो अचानक से डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए हैं। कोई सबूत नहीं मिला कि वो कैसे कैसे ख़त्म हुए। सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलता है कि इस, है ना, एज तक 1800 BC तक पाया गया, उसके बाद ख़त्म, गायब, अचानक से गायब। लेकिन छोटे मोटे जो साइट्स थे, कुछ कुछ साइट्स थे, वहाँ पे दिखता है कि धीरे धीरे वो चीज़ बदलता चला गया है। तो मतलब ग्रेजुअल चेंज है, ऐसा नहीं कि अचानक से गायब हो गया, ग्रेजुअल चेंज है कि वो पॉटरी, वो डिज़ाइन धीरे धीरे ख़त्म होते हुए, या वो अर्बन लाइफ धीरे धीरे रूरल लाइफ में कन्वर्ट हो गया। चूँकि जो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये अभी हम लोग इंडिया में हैं, यहाँ पे बहुत सारा मॉडर्न टेक्निक्स है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अगर मान लीजिए ये लोग पलायन कर जाएं एक साथ कहीं, एक बड़े लेवल पे, अगर यहाँ की फैक्ट्रीज़ बनाने वाले और जो भी मज़दूर जो इन सब की कला रखते हैं, अगर वो सब पलायन कर जाएं और सिर्फ हम लोग बच जाएं, नॉर्मल पीपल, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ खेती कर पाएंगे। हम लोगों को एरोप्लेन बनाना नहीं आता, हम लोगों को शिप बनाना नहीं आता, तो हम लोग का लाइफ क्या हो जाएगा? अर्बन से सीधे रूरल की तरफ हो जाएगा। तो इसी टाइप का ग्रेजुअल डिक्लाइन कई सिटीज़ में, वहाँ पे छोटे सिटीज़ में देखा गया है, ग्रेजुअल डिक्लाइन, ठीक है। कई सारे थ्योरीज़ हैं कि आईवीसी का डिक्लाइन इस वजह से हुआ, ऐसे हुआ, उनका एंड ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हम लोगों को उतना दिमाग में नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी थ्योरी जो है बहुत ही लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ दी गई है। कहने का मतलब बहुत कम सबूतों के साथ दी गई है। तो हम लोगों को इससे अभी किसी भी टाइप का अंदाज़ा, कंजेक्चर नहीं लगाना है। एक थ्योरी है जो कि क्लेम करता है, जो आप लोग सुने भी होंगे, कि जो आर्यन थे, जो कि इंडो यूरोपियन ट्राइब है, कहने का मतलब सेंट्रल एशिया के रीजन, जो मैदानी इलाका है, स्टेपीज़ हैं, वहाँ के जो नोमैडिक ट्राइब थे, वो लोग आए, इन्वेड किया और इंडस वैली को साफ़ करके वहाँ के लोगों को ख़त्म करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। ये एक थ्योरी है। लेकिन सीधा अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि कहीं भी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है कि एक बड़े लेवल पे उन दोनों का आमना सामना हुआ। क्योंकि जब भी लड़ाई होगी सबूत तो होगा, क्योंकि जब लड़ाई होगी तो किसी न किसी हथियार से लड़ाई हुई होगी, और वो हथियार कहीं ना कहीं ज़मीन में दबा हुआ मिलना चाहिए, और इन सब रीजन में कहीं हथियार पाया नहीं गया है। तो कोई मास स्केल कन्फ्रंटेशन इन दोनों के बीच नहीं। तो ये थ्योरी ऐसे ही गलत है। हाँ, कुछ लोग नेचुरल फैक्टर्स को कॉज मानते हैं। थोड़ा बहुत सबूत भी पाया गया है ज़मीन, मिट्टी की खुदाई में, और उस लेयर की मिट्टी को लैब में टेस्ट करके थोड़ा बहुत जो फैक्टर्स थे वो नेचुरल फैक्टर्स को ही, या कुदरती जो प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हैं उनसे रिलेट करके कुछ थ्योरीज़ हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लाइमेट का चेंज हो जाना ना, अचानक से वहाँ पे जो बारिश हुआ करती थी वो धीरे धीरे बारिश ख़त्म हो गई, और फिर जो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, कहने का मतलब हम लोगों को पता होगा पृथ्वी का जितना भी हिस्सा है वो बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े में है ना। तो ये टुकड़े आपस में टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है ना। हम लोग पढ़ें तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, इस वजह से वहाँ के लोग भाग गए। इसके अलावा जो अभी मैंने कहा क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सिर्फ रेनफॉल नहीं आता, टेम्परेचर सब चीज़ होता है। तो रेनफॉल पैटर्न भी बदल जाएगा तो भी वही होगा। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी लोग ऑब्वियसली उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे क्लाइमेट उन लोगों के लिए सूटेबल है। इसके अलावा एक और
फैक्टर माना जाता है कि इंदस जो कि पहले अपने, मान लीजिए कि ये इंदस का एक कोर्स है और वो अचानक से वो ऐसा पैटर्न बदल ले, तो सिटी यहाँ पे थी, ठीक है, अब वो इंदस जो है वो मान लीजिए इसके बीच से चला जाए तो क्या होगा, ये सिटी को तबाह कर देगा, है ना, या दूर हो जाए। अब सिटी का पानी का रिक्वायरमेंट मुश्किल है, पानी का अपना रिक्वायरमेंट पूरा करना मुश्किल है, तो रिवर के जो कोर्स थे, जो रास्ता था इंदस का, उसके बदलने से भी, तो कई सारे फैक्टर्स मिल करके ऐसा भी हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स की वजह से, है ना, एट द एंड उन लोगों को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशान करने वाली चीज़ है और उसका आंसर ही नहीं मिलता, वो ये है कि अचानक से कैसे गायब होगा। अगर मान लीजिए रिवर का कोर्स बदलेगा, नदी अपना रास्ता बदलेगी, तो ये ऐसा नहीं ना कि एक दिन में बदल देगी कि अब कल सुबह में इधर से बह रही थी, आज सुबह में इधर से हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो ग्रेजुअल चेंज होता है, ये जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं ये ग्रेजुअल होता है। सिर्फ टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस है जो अचानक हो सकता है। रात में सोए थे, अचानक से 2 प्लेट्स आपस में टकराए, अर्थक्वेक हुआ, सारा चीज़ तहस नहस हो गया। लेकिन हम लोग अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे जो खंडर हैं वो बहुत ही परफेक्टली हैं, तो इसका मतलब अगर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुआ होता तो सारा चीज़ उथल पुथल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स में कुछ ना कुछ कमी है कि कोई भी चीज़ अचानक से गायब हो रहा है, और जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स अचानक वाले नहीं है, वो है लॉन्ग टर्म वाले, तो रिलेट नहीं कर रहा है। इसलिए किसी भी टाइप का थ्योरी इस पर फिट नहीं बैठता और इसका किसी भी टाइप का कंक्लूजन एंड का, डिक्लाइन का पॉसिबल नहीं। इसलिए ओरिजिन और इसका एंड ये बहुत ही ज़्यादा, है ना, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना। तो इसमें कोई भी अपने तरीके से अंदाज़ लगाना या किसी भी टाइप का थ्योरी बताना गलत होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसके कैरेक्टर्स को देखिए, इसके डिक्लाइन कैसे हुआ इसको देखिए, है ना, अपने तरफ से कोई थ्योरी बना के या लोगों का सुनकर इसको नहीं मानिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। ये सेकेंड वीडियो था और लास्ट वीडियो था इस चैप्टर के लिए। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.